नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें देश की पड़ी। और आज की हमारी बहस का मुद्दा क्या है? आज हम क्या लेकर आए हैं आपके सामने? आज हम एक बड़ा सवाल लेकर सामने आए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अकेले 5 राज्यों में बीजेपी की जीत की गारंटी है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो बीजेपी के लिए जीत का चाल, चरित्र और चेहरा है? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की रैलियों में स्थानीय नेताओं का नाम लिए बिना सिर्फ केंद्रीय योजनाएं गिना रहे हैं, यह संयोग है या बीजेपी का चुनाव में बड़ा प्रयोग? सरकार के खिलाफ वोटर के मन में गुस्से को मिटाने का, अधूरे वादों की शिकायत को दूर करने का, पार्टी के भीतर गुटबाजी को रोकने का, हर नेता और कार्यकर्ता की रियल वैल्यू को चुनाव में कैश कराने का यह संयोग है या प्रयोग है? इसके पीछे क्या बीजेपी का पिछले गुजरात चुनाव का मॉडल है? इसको क्या कहें हम? क्योंकि वो मॉडल जो गुजरात चुनाव का है वो बहुत कुछ कहता है। और क्या यही मॉडल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में लागू किया जाएगा? ऐतिहासिक विराट जीत का टेस्टेड मॉडल लागू किया जाएगा? आइए आपको वो बीजेपी का गुजरात चुनाव मॉडल समझाते हैं। दीजिए पीसीआर मुझे यहां पर। गुजरात में बीजेपी के वोट का हिसाब आप देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। थोड़े आंकड़े हैं, थोड़ा आपको धैर्य से इनको समझना पड़ेगा। कुल वोटर यहां पर गुजरात में जो हैं 4,91,63,277। गुजरात का ये 2022 के चुनाव का मॉडल है, आप समझिए इसको। कुल वोट यहां पर कितने पड़े? 3,18,79,000 के आसपास ये इतने वोट पड़े। इसके बाद आगे समझिए बीजेपी को कितने वोट मिले। बीजेपी को इसमें से 1,67,07,962 वोट इसमें से मिले, यानी आधे से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। वोट प्रतिशत था 52.5 और बीजेपी को सीट मिलती है गुजरात में 156। ये बीजेपी का गुजरात का टेस्टेड मॉडल है। लेकिन ये कैसे कन्वर्ट हुआ, इसमें बीजेपी ने इसके लिए क्या किया, यह आपको समझना पड़ेगा। देखिए बीजेपी का यह पन्ना मॉडल आपने बहुत सुना होगा, लेकिन यह पन्ना मॉडल लागू कैसे हुआ? पन्ना मॉडल यानी एक पन्ना जिसमें 30 मतदाता होते हैं। अब इस पन्ना मॉडल में हर पन्ने का एक प्रमुख होता है। अगर इन टोटल वोटर्स को बांट दिया जाए 30 मतदाताओं से, तो यहां कुल पन्ने आते हैं 16,38,776। अब हर पन्ने का एक प्रमुख यानी 16,40,000 के आसपास प्रमुख होंगे। हर पन्ने की एक पन्ना समिति यानी 16,40,000 पन्ना समिति होगी। हर पन्ना समिति में 5 सदस्य यानी कुल पन्ना समिति सदस्य हो जाएंगे। 16,40,000 को 5 से गुणा करें आप तो 82 लाख के आसपास आते हैं। अब बताइए 82 लाख सदस्य पन्ना मॉडल में यहां पर हो जिसके पास, और फिर वो पूरी ऑयल्ड मशीनरी अगर लग जाए तो क्या होगा? हर परिवार में औसतन वोटर अगर हम 3 मान लें और एक पन्ना समिति ने अगर 2 वोट भी जोड़ लिए, 2 वोट जुटाए, तो 82 लाख जो पन्ना सदस्य थे उनको अगर 2 से जोड़ें तो ये गणित आती है 1,64,00,000 की, 1,64,00,000 की। और बीजेपी को वोट कितने मिले जो मैंने आपको बताया था? 1,68,00,000, यानी लगभग ये डेटा मिल रहा है। अब 182 में से 156 सीटों की प्रचंड जीत का क्या यहां पर फॉर्मूला है गुजरात का? वो पन्ना मॉडल, वो पन्ना समितियां जो बीजेपी बूथ लेवल तक जाती है, मोहल्ले में जाती है, जमीन स्तर तक जाती है। यानी गुजरात में संगठन था, कार्यकर्ता थे, कोई सीएम फेस नहीं था। ये पन्ना समिति थी जो उनको चुनाव जिता रही थी। तो क्या यही विनिंग फॉर्मूला लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश की पिच पर उतरने वाली है? मध्य प्रदेश के आंकड़ों को गुजरात के 2022 वाले चुनाव मॉडल पर जरा टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश में कितने वोटर हैं? 5,04,95,251 ये कुल वोटर मध्य प्रदेश में है। कुल मतदाता यहां पर अगर बात करें, जो यहां पर मतदान यहां पर पिछली बार जो हुआ 3,81,89,234 कुल मतदान जो यहां पर 2018 में हुआ। अब वोट प्रतिशत कितना कुल हुआ? 75.63। ये 2018 में वोट का हिसाब यहां पर है। अब बीजेपी को कितने वोट मिले? 1,56,43,623। अब सीटें कितनी मिली? 109 और वोट प्रतिशत आता है 41 के आसपास। कांग्रेस को कितने वोट मिले? 1,55,95,696। सीटें 114, वोट प्रतिशत आता है करीब 41 से थोड़ा कम यहां पर आता है। और कांग्रेस के पास सीटें बीजेपी से ज्यादा होती हैं। तो क्या 2023 में पन्ना मॉडल ही
क्योंकि यहां पर वो तो कह रहे हैं सीएम फेस तो बता नहीं रहे। तो ये पन्ना मॉडल 2023 में जो चुनाव सामने आ चुके हैं वो बीजेपी को जीत दिलाने जा रहा है मध्य प्रदेश में। क्या यही फॉर्मूला होगा? 2018 के वोटों से अगर हिसाब निकालें, गुजरात के पन्ना मॉडल से मध्य प्रदेश जीतेगी बीजेपी। अब देखिए, कुल वोटर 5,44,00,000, पन्ना प्रमुख यहां पर 18 लाख। अगर कुल पन्ने यहां पर जोड़ें तो 18,15,084, इनको 5 से गुणा करें तो 90 लाख कुल पन्ना सदस्य यहां पर होंगे इन समितियों में। और एक पन्ना समिति ने 2 वोट भी दिलाए तो 90 लाख इंटू 2 यानी 1,80,00,000 यहां पर वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, जो उसके पिछले वोटों से न केवल ज्यादा होंगे बल्कि यहां पर वो उसको जीत की तरफ ले जाते भी दिखेंगे। यही सवाल है, अब की बार सिंगल इंजन की सरकार, अब की बार प्रधानमंत्री होंगे खेवनहार, प्रधानमंत्री ही यहां पर निकाल के लेकर जाएंगे ये सारी फंसी हुई सीटें। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए के शर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान हैं, धनंजय जोशी इस वक्त मेरे साथ चुनाव विश्लेषक जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर रवि सक्सेना कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। के शर्मा, शुरुआत आपसे। 5 साल तो शिवराज जी ने मेहनत की, यहां पर पढ़ाई 5 साल शिवराज जी ने की, और अंतिम समय में अगर आम लोकप्रिय भाषा में कहें तो पर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखने आ रहे हैं, ये माने हम? गौरव जी, मुझे आश्चर्य है, शिवराज जी 5 साल मेहनत नहीं किए। शिवराज जी 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, 18 साल से मुख्यमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और लगातार जो है 4 बार उनको यहां मध्य प्रदेश की जनता ने चुनाव जिताया है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी मोदी जी केवल आज देश की नहीं बल्कि विश्व के जो है एक सबसे प्रतिष्ठित नेता है, लोकप्रिय नेता है, भरोसा है उनके प्रति, विश्व को भी भरोसा है, आपने G20 में देखा है अभी। और हमें बहुत गर्व है कि हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके वो वरिष्ठ नेता हैं और वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। और जब भी चुनाव होता है वो हर राज्य में जाते हैं और राज्य का भी नेतृत्व होता है। अभी 2 रात देखिए, यहाँ शिवराज जी हैं, उनके अलावा अभी आपके ही उसमें चला रहे हैं, और कितने जो है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, तमाम बड़े नेता के नाम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए योगी जी हैं, आसाम में देखिए हेमंत जी हैं। अकाल तो कांग्रेस के सामने है ना। ये बताए ना कि उत्तर प्रदेश में कहां है, कौन नेता है, ये बताए ना कि यहां कौन नेता है, ये यहां बता दें। यहां तो नाम लेने से भी डर रहे हैं मध्य प्रदेश में। मैं तो खुद ही 15 दिन से भोपाल में बैठा हूं और मैं देख रहा हूं यहां पर इनके ही जन आक्रोश यात्रा निकली है, उसके पोस्टर में से दिग्विजय सिंह को गायब कर दिया, हटा दिया है, फोटो ही नहीं छाप रहे उनका। आपस में सब फुटबॉल हो रहा है। हमारे 3-3 जो है टिकटों की, यानी 3-3 लिस्ट आ गए टिकटों के। आज कांग्रेस की हालत क्या है? एक लिस्ट लेके कमलनाथ घूम रहे हैं, एक लिस्ट लेके दिग्विजय सिंह घूम रहे हैं, नहीं, एक लिस्ट राहुल गांधी बना के बैठे हैं, और रणदीप सुरजेवाला। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सीएम है जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सीएम है। मैं कांग्रेस से पूछूंगा उनके पास कौन सा सीएम है, तो शिवराज सिंह चौहान सीएम फेस हैं, आप ये कह रहे हैं? जी हैं। हम ये ब्रेक करें कि शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश में बीजेपी के सीएम फेस हैं। हम ये ब्रेक करें। अरे भाई, आप ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। नहीं, आप अरे मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला? शिवराज सिंह चौहान क्या है आज? सीएम है या नहीं है? सीएम है, चुनाव होने दीजिए, इसके बाद संसदीय समिति जो निर्णय करती है, अब आ गए, सबको पता है निर्णय जो अब आप इस पर आ गए। मैं तो यही कह रहा हूं, हाँ या ना, लेकिन आज सीएम है, लेकिन क्या आने वाले चुनावों में सीएम फेस हैं? ना। पहले आप चुनाव पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर संसदीय समिति तय करेगी, विधायक चुनेंगे, ये तो हम सबको प्रक्रिया मालूम है सर। मंच से आप नहीं कह रहे कि शिवराज सिंह चौहान सीएम फेस हैं, आप कह रहे हैं तो बता दीजिए, मैं चला देता हूं ब्रेकिंग। नहीं, मैंने क्या कहा आपको? हम अपनी प्रक्रिया से अलग तो नहीं होंगे आपके ब्रेकिंग के लिए, लेकिन आज सीएम है या नहीं है शिवराज जी? शिवराज जी सीएम है ना, तो फिर आप मतलब इस बार शिवराज सिंह चौहान फेस नहीं होंगे, 8 फेस होंगे। बाद जो हमारी प्रक्रिया होती है 8 फेस हैं। नहीं, बिल्कुल सामूहिक उसमें चल रहा है चुनाव, तो इसमें कोई दो मत नहीं। हर नेता हमारे यहाँ सीएम के उसमें है,
नहीं तो फिर आप इंडिया क्यों कहते हैं इतने चेहरे? फिर आप इंडिया के पास क्यों चले जाते हैं कि उनके पास प्रधानमंत्री पद के 36 उम्मीदवार हैं? आपके पास भी तो 8 उम्मीदवार हैं, आप कह रहे हैं। नहीं, आप नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं एक और बात इनसे कहना चाह रहा हूं। अभी कांग्रेस के यहां प्रवक्ता बैठे हैं, ये मैं 7 नामों की आज जो घोषणा हुई है, ये 7 नेता यहां नाम गिना दें, उस स्थापित जितने स्थापित नेता हैं ये, उनके लेवल के 7 नाम भी यदि कांग्रेस के यहां पर प्रवक्ता गिना देंगे तो मैं मान जाऊं। नरेंद्र सिंह तोमर, रवि सक्सेना साहब, प्रहलाद पटेल, रवि सक्सेना साहब, अगर आपके पास इस लेवल के 7 नेता हैं तो आपको बीजेपी की खुली चुनौती है। इस डिबेट में आप गिनवाइए इनके 7 नेताओं के बरक्स आपके पास सीएम फेस अगर 7 है तो गिनवाइए। सबसे पहले माननीय कमलनाथ जी, जिनको कि हम घोषित कर चुके हैं कि वही इस मध्य प्रदेश में सीएम का फेस होंगे। अरुण यादव हैं, अजय सिंह राहुल हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं, माननीय जो है कमलेश्वर पटेल जी हैं, जो कि आईसीसी में भी अभी हैं, और हमारे पास जो है ऊपर से लेके नीचे तक लगभग 40 लोग ऐसे हैं, जो जीतू पटवारी हैं। आपको मैं कह रहा हूं 40 नाम 40 छोड़िए, अभी 7 की गिनती पूरी नहीं हुई है रवि भाई, रवि सक्सेना जी, 7 की गिनती पूरी नहीं हुई है। 5 तक गए, अभी आप 2 बाकी हैं। फिर से गिन लीजिए सर आप। हाँ गिनाइए, फिर से गिन लीजिए, मैं 8 नाम गिना चुका हूं। नहीं गिनाइए, फिर से गिनाइए, मुझे तो 5 ही दिखे। गिनाइए, मैं गिन रहा हूं। पहला माननीय कमलनाथ जी, ठीक है। माननीय दिग्विजय सिंह जी, 2, माननीय अरुण यादव जी, 3, माननीय अजय सिंह राहुल जी, 4, माननीय कमलेश्वर पटेल जी, 5, माननीय जीतू पटवारी जी, 6, माननीय रवि सक्सेना जी, 7। जी वाह, रवि सक्सेना जो इस वक्त तमाशा पैनल में बैठे हुए हैं। जी खुद है। जी, मैं भी हूं। मैं 18 साल से सर बधाई हो सर, मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनने की फिलहाल बधाई हो। नहीं, कैंडिडेट नहीं, मैंने कहा हम कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें किसी को भी मौका मिल सकता है, किसी को भी अवसर मिल सकता है, और ऐसा हमारा हर कार्यकर्ता है जिसे कि अवसर प्राप्त हो सकता है। ये बीजेपी नहीं है। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। वही होगा। यहाँ पे तो हर कार्यकर्ता को अवसर मिल सकता है। ये प्रजातांत्रिक पार्टी है। फिर रवि भाई, फिर 8 लोगों को लड़ाने पर कांग्रेस विवाद क्यों कर रही है? ये कमलनाथ ने इतना लंबा ट्वीट कर दिया कि तो हार मान ली बीजेपी ने। आप भी तो 40 और 8 गिना रहे हैं। अब आपको मैं इस बात का जवाब दे दूं, बताइए, कि जब रावण जो है हार रहा था और उसको मालूम था कि मेरी निश्चित हार होगी, तब उसने मेघनाथ को भी उतार दिया था और कुंभकर्ण को भी उतार दिया था, और ऐसे अपने जो उनके 100 पुत्र थे उनको भी उतार दिया था। तो अब भाजपा के पास नेता तो बचे नहीं है, तो 3 केंद्रीय मंत्री उतार दिए, और जो स्टेट में मंत्री रह चुके हैं 10-15 साल पहले, उनको भी उतार दिया। अब तो इज्जत दांव पे लगी है ना, क्योंकि कर्नाटक में जो करारी हार हुई है, उस करारी हार का से ऐसी दहशत बैठ गई है कि अब इस दहशत में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने को तैयार है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी का चेहरा अलग कर दिया गया है। आज एक भी आप देख लीजिए, इनकी जो यात्राएं चल रही है, कहीं भी इनका फेस नहीं है। सारे यही फेसेस जिनको कि अभी टिकट दिए, इनको ले जाके खड़ा कर दिया है। तो आज इतनी दहशत हो गई है, और प्रधानमंत्री दहशत हो गई है। ये बहुत बड़ा आरोप है, दहशत हो गई है बीजेपी को। मैं आता हूं अपने 2 गेस्टों के पास, वारिस पठान और धनंजय जोशी के पास जाऊंगा, लेकिन कुछ आपको यहां पर ग्राफिकल रिपोर्ट दिखाने के बाद आता हूं आपके पास। के शर्मा आपके पास भी आऊंगा। देखिए, हर किसी के दिमाग में या कहें जहन में एक सवाल आ रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज की बजाय बीजेपी मोदी को मेन फेस बनाकर चुनाव क्यों लड़ रही है। तो हम आपको बताते हैं इस सवाल का जवाब। हमारे पास एक ऐसा गोला है, ये आपके सामने, जो बीजेपी की इस रणनीति की वजह बताएगा। टीवी 9 के इस हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए ये जो आप गोला देख रहे हैं, इसके जरिए पहले 2018 विधानसभा चुनाव की तस्वीर समझिए। बीजेपी को 41.02% वोट मिले थे, कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 0.66% यहां पर मिले थे, समाजवादी पार्टी को 1.3% और अन्य को 3.88% वोट मिले थे। नोटा को मिले थे 1.420 और निर्दलियों को मिले थे लगभग 6% के आसपास। लेकिन आज की स्थिति के हिसाब से बात करें तो बीजेपी एक तरह से अकेले चुनाव मैदान में है, तो वही कांग्रेस ये चुनाव इंडिया के साथ लड़ने जा रही है, जिनका पिछला डेटा कुछ इस तरह है। बीजेपी जहां 41.2 पर है, आपको हम लगातार दिखाई रहे हैं, वही
बीएसपी और अन्य और निर्दलीय को जोड़ दें तो यह करीब आता है 16.01 के आसपास। लेकिन इंडिया, जहां पर कांग्रेस है, जहां पर एसपी है, जहां आम आदमी पार्टी है, यह जाता है 42.85 के आसपास। हो सकता है यही वो आंकड़े हैं जिन्हें लेकर बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है, क्योंकि इस बार जब मतदाता वोट डालेंगे तो सरकारों के विकास का ध्यान तो रखेंगे, लेकिन बीजेपी की एक्चुअल चिंता यही है जो हम आपको ये दिखा रहे हैं। अब आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 14 सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी ने बहुत कम अंतर से कांग्रेस को हराया था, बहुत कम अंतर से। 3000 से कम वोटों के अंतर पर बीजेपी ने 14 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत हासिल की थी, और वो 14 सीटें कांग्रेस को लो मार्जिन से गंवानी पड़ी थी। वो जो 14 सीटें जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये 14 सीटें, 3000 से कम वोटों का अंतर था, 14 सीटें जिस पर बीजेपी ने चुनाव जीत हासिल की थी, और कांग्रेस 3000 से भी कम का अंतर था। इस पर अब आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2000, 2500, 1000, लेकिन 3000 से कम का अंतर था जिस पर 14 सीटें कांग्रेस चुनाव हारी थी। वारिस पठान, मुझे लगता है यहीं पर आप जैसी पार्टी जो न केवल ना एनडीए में है ना इंडिया में है, उसकी भूमिका सबसे ज्यादा यहां पर आ जाती है, सबसे ज्यादा। और मैं इसी पर आपसे सवाल लूंगा, लेकिन जरा गुजरात का भी एक यहां पर डेटा दिखा दूं। ये 3000 का जो हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है आप समझिए। 2000 और गुजरात का चुनाव मॉडल हम बार बार जो कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यही कहीं एमपी पे तो नहीं जा रहा है। 2017 का रिजल्ट आप देखिए, 2017 में बीजेपी को यहां पर जो वोट परसेंट था वो 49% था, सीटें 99 थी। कांग्रेस को 41.44% था और सीटें 77 थी। लेकिन 2022 में यह तस्वीर कैसे बदलती है ये आप समझिए। 2022 में बीजेपी का वोट परसेंटेज कितना बढ़ता है? 3%, 3.5% के आसपास। सीटें बहुत बढ़ जाती हैं, 57 सीटें बढ़ जाती हैं। और कांग्रेस, जिसका वोट परसेंटेज यहां पर 41.44 से 27.28% होता है, उसकी सीटें 17 पर सिमट जाती है कांग्रेस। 60 सीटों का यहां पर नुकसान हो जाता है ये वोट परसेंटेज। यानी अगर ये 3% का वोट आप देखें तो 3% का वोट यहां पर 57 सीटों का फायदा बीजेपी को दे रहा है। वारिस पठान, क्या यहीं पर अब सबसे ज्यादा जोर यहीं पर लगाना है बीजेपी को कि ये जो 1-2% या 3% का वोट खिसका तो कहीं भी चली जाएगी गाड़ी? और आपकी भूमिका क्या होगी इसमें? गौरव भाई, अभी आपने गुजरात मॉडल की बात किया तो गुजरात के 2002 मॉडल की भी बात बता दूं, किस तरह से भाजपा ने वहां पे नरसंहार कर दिया था। और वो फिर कभी और कर लेंगे, अभी चुनाव पर रहते हैं। उस मॉडल की तो कहीं आप बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि गुजरात का मॉडल ही था। अब चुनाव की बात तो ये रही गौरव भाई कि हम तो ना ये एनडीए का हिस्सा है ना इस तरफ जो INDIA का गठबंधन बना है उसका हिस्सा है, मगर हमने तो साफ तौर से कहा है कि हमारा इंटेंशन, इरादा, एम यही है कि हम किसी भी तरह से बीजेपी को हराएं और हम ये इंश्योर करें कि तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना बने। उसके लिए हम जान लगा देंगे, पूरी कोशिश कर देंगे। अब चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीट पर लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, ये सारी चीजें तो पार्टी तय करेगी। लेकिन एक चीज तो निश्चय है कि इस मर्तबा बीजेपी हारेगी, क्योंकि मोदी जी के जो जुमले थे पूरी पब्लिक के सामने सरासर एक्सपोज हो चुके हैं। 15 लाख की बात कही, वो तो पूरी तरह एक्सपोज हो गया, किसी के खाते में नहीं आया। आपको दिया हो अकेले में तो मुझे पता नहीं है। बात नंबर 2, मोदी जी ने बात की थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पहले ही दिन नहीं। लेकिन वारिस पठान, मध्य प्रदेश में पिछली बार 16.01% वोट किसके पास था मालूम था? आप जैसी पार्टियों के पास जो ना एनडीए में है ना इंडिया में है, जैसे बीएसपी हो गई या फिर अन्य हो गए या निर्दलीय हो गए। तो क्या आप ये 16% बनने की कोशिश करेंगे? नहीं, हम 16% क्यों, हम तो 100% बन के बीजेपी से आइडियोलॉजी की फाइट करेंगे। बीजेपी को हराने की सक्षमता है हमने। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा गौरव भाई। हमने 2019 का जो लोकसभा चुनाव आया था ना, आप जरा उसका गणित देख लो। हम सिर्फ 3 सीट पर लड़े, हमारी पार्टी। हैदराबाद से असद साहब लड़े, औरंगाबाद से इम्तियाज भाई लड़े और किशनगंज बिहार से अख्तर ईमान लड़े। 3 में से हमको 2 जगह पे कामयाबी मिली, और जो दूसरी जगह कामयाबी मिली है, जो औरंगाबाद में हम जीते महाराष्ट्र में, वहां पर हमने बीजेपी के और शिवसेना के
4 टर्म के सिटिंग एमपी को हराया था, जो कांग्रेस नजदीक भी नहीं आ चुकी थी, वहां पे उनका तो डिपॉजिट जमा हो गई थी, वहां पर तो हम हराने की सक्षम भी रखते हैं। आप ये मत कहिए कि हम 16% के अंदर गैप के अंदर आएंगे और हम सिर्फ थोड़े से वोट लेके बैठ जाएंगे। नहीं, हम अगर लड़े और हम तो उनकी सक्षमता रखते हैं कि हम वहां पर बीजेपी को हरा भी सकते हैं, और ये बीजेपी को भी पता है, ये जनता जनार्दन हम तो 16% बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं, आप इधर ना उधर। को बचाने की ये बात कांग्रेस वाले आपको क्या कहते हैं मालूम है? आपको मालूम होगा कांग्रेस वाले आपको क्या कहते हैं? ये तो आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं। मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं धनंजय हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट हैं, उस पर जाना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं वारिस पठान, आप बोलिए। सुन लीजिए मेरी बात, ये बी टीम वाले जवाब। अच्छा, बोल दीजिए जल्दी से। ठीक है, बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। गौरव भाई, हमको ए से लेके जेड टीम तक बना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। अब ये कांग्रेस का तो ये खेल बन गया है कि जब खुद की हार होती है तो खुद के गिरेबान में नहीं झांकते, ठीक है, खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, तो इसलिए उनको कोई बकरा कांग्रेस का खेल बन गया है कि अपने गिरेबान में नहीं झांकते, आप पे आरोप लगा देते हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास वारिस पठान, लेकिन धनंजय जोशी मुझे ये बताइए, हम ये जो गुजरात का चुनाव मॉडल जो दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छे से बताता है कि हल्का सा मार्जिन, 2-3% का मार्जिन कैसे सीटों में बड़ा हेरफेर कर सकता है। क्या यही चीज मध्य प्रदेश में ज्यादा यहां पर अब बीजेपी को डर लग रहा है? क्या यही वजह है यहां पर जिस तरह से प्रधानमंत्री पूरा फोकस लगाए हुए हैं? देखिए, मध्य प्रदेश लास्ट टाइम भी जो है 2018 के चुनाव में कांग्रेस जीत गई थी, मतलब सीटें ज्यादा ले आई थी, वोट बिल्कुल ही बराबर ही से वोट थे, बल्कि मुझे जहां तक याद आ रहा है बीजेपी के ज्यादा वोट थे। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, क्योंकि वो एक डिफरेंट फॉर्मूला पे होता है, हर सीट पे होता है, मार्जिन कई सीटों पे बहुत बड़ा होता है, कहीं छोटा होता है, तो इसीलिए जो है एवरेज वोट अगर बीजेपी के कुछ ज्यादा भी थे, सीटें कांग्रेस की ज्यादा ही, उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद 2020 के अंदर कांग्रेस से काफी लोग सिंधिया जी के साथ टूट के गए और बीजेपी की वापस सरकार बनी। अब वहां पर जो है बीजेपी की अब की बार तो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, तो ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत ज्यादा जोर लगाना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि 20 साल की आपको एंटी इनकम्बेंसी से आप डील कर। दूसरी तरफ से जब आप गुजरात से कभी तुलना करें तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश और गुजरात जो है बीजेपी के बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में, जो अर्ली 90s में जो स्टेट बीजेपी पे आ गई थी, तो इन स्टेट्स को लूज करना जो है, लोकसभा के अंदर भी जो है अधिकांश सीटें यहाँ बीजेपी की आती हैं, कुछ महीनों बाद लोकसभा का चुनाव है, तो यहाँ पर जो है स्टेक्स बहुत हाई हैं बीजेपी के लिए। पर अगर आपने जो पूरा शुरू में जो गणित बनाया था पन्ना प्रमुखों वाला और वो सब, उस गणित के अंदर एक बहुत बड़ा गणित जो है वो आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी कितने वोट लेके आती है यहाँ पर? गुजरात की तरह क्या वो जो है इतने वोट ला पाएगी कि जो है वो बीजेपी का जो है कोई फायदा मिल जाए कि बीच में वो एक स्पॉइलर का वोट काटने वाली पार्टी का एक रोल प्ले कर रही है। अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी टिपिकली कांग्रेस का वोट पहले खाती है। आप दिल्ली देख ले, आप जो है और भी बाकी राज्यों में जहां जहां वो बढ़ रहे हैं, वो टिपिकली कांग्रेस का वोट पहले खाती है। तो ये एक फैक्टर देखने वाला है, और जो है नेचुरली बीजेपी के लिए बहुत हाई स्टेक्स है इस चुनाव के लिए। मैं के शर्मा, आप मुझे ही बताइए, ये जो 16% वाले जो दल हैं, ये अन्य दल, क्या पीएम मोदी के अलावा यही आपकी दूसरी उम्मीद है एमपी में? नहीं, पहले तो गौरव जी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि इसमें बीएसपी इंडिया गठबंधन में नहीं है, पहले तो ये क्लियर हो। तो हमने दिखाया भी नहीं बात, इसमें आप निर्दलियों का भी जोड़ के बैठे। हमने 16% में उनको दिखाया है जो ना बीजेपी, जो इंडिया में है ना एनडीए में। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, शायद आप समझ नहीं पाए उसको, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। बीएसपी अन्य निर्दलीय, यानी वो जो ना एनडीए में है ना इंडिया में है, वो देखिए आपके सामने ग्राफिक्स आ गया, फिर से एक बार देख लीजिए। हमने यहां पर इंडिया में उन दलों को रखा है जो इंडिया में अभी हैं। अब वो साथ में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, ये तो अभी उन्होंने बताया नहीं है। अगर रवि बता दे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिलहाल आप अपनी बात रखिए। नहीं, बस यही इसी बात पे मैं आ रहा था गौरव जी, मैं इसी बात पे आ रहा था। हमें इसकी चिंता नहीं है कि ये साथ लड़े न लड़े, ये लड़े, लेकिन अभी तक जो बयान मैंने सुने हैं एनडीए गठबंधन के जो हैं कि हम राज्यों में अलग अलग लड़ेंगे, हम केंद्र में साथ में लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन, सर आप इंडिया गठबंधन बोल गए। ये तो बकायदा पंजाब में भी आपने कहा है, सबने कहा। हाँ। आप एनडीए गठबंधन बोल गए। नहीं, आप इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, जी ठीक है, बोलिए। हाँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ।
तो इसलिए बाकी देखिए, मैं आपको परिस्थिति बताना चाहता हूं। अभी जो आप गुजरात से कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं एक और परिस्थिति आपको बताता हूं। गुजरात में अभी जो चुनाव हुआ है, इसके जो पहले का जो चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का यदि आप देखें तो सीट काफी डाउन हुई थी हमारी, और इसके बाद हम लगभग 99 सीट पर आ गए थे, और इसके बाद हमें एकाएक हम इस बार जो चुनाव हुआ 156 सीट पर गए, और जो कि वहां पर हमारी 6वीं 7वीं बार सरकार बनी। ठीक है। तो और लगातार मतलब कई वर्षों का, तो आप ये जोड़ सकते हैं कि हम 99 में भी पहुंच गए। तो मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में आपको वही स्थिति यहां दिखने वाली है कि आप जो कह रहे हैं पिछले साल 1 लाख वोट हमारा ज्यादा था इनसे, सीटें हमारी कम थी, 2-4 जिससे सरकार नहीं बनी। लेकिन इस बार वो जंप आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह गुजरात में हुआ है, उसी तरह इस बार भी यहां पर तो जो है वो क्यों देखने को मिलेगा, वही तो मैं पूछ रहा हूं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे शिवराज सिंह चौहान की 5 साल की सरकार है, जिसका नाम प्रधानमंत्री ने मन से नहीं लिया, या पीएम मोदी का सिंगल इंजन है जो पूरा एकदम जोर लगाए हुए है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है भी तो उसको हम काट दें। अब गौरव जी, आपका विश्लेषण हो सकता है। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी ने, यहां डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय उपलब्धियों की चर्चा की, जो कि अब शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने यहां पर मध्य प्रदेश में बहुत गंभीरता के साथ उन योजनाओं को यहां पर लागू किया है। जैसे कि आपको मैं बता सकता हूं, उन्होंने कहा शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया, मंच पर 3 केंद्रीय मंत्री बैठे थे, नाम लिया प्रधानमंत्री ने कल भोपाल की रैली में। क्या स्टेट की एक योजना गिनाई उन्होंने? बताइए, शिवराज सिंह चौहान का नाम कितने बार लिया प्रधानमंत्री ने? बताइए। नहीं, मेरे को समझ नहीं आया। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि मंच में उन्होंने संबोधन नहीं बोला, किसी नेता का नाम नहीं बोला, उन्होंने सीधे भाषण चालू किया अपना संबोधन। जनता नहीं कभी जनमेदनी जो आई हुई थी, अगर आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान सीएम है तो उनका नाम तो लेंगे ना। बात ये सुन लीजिए, आप नहीं, आप अपना विश्लेषण आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है गौरव जी मुझे। लेकिन वहां 10 लाख इतिहास का सबसे बड़ा आज तक का महाकुंभ वहां पर हुआ, 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे जो है वहां पर उपस्थित थे। इतना बड़ा महाकुंभ किसी के आज तक के इतिहास में देखने को नहीं मिला है। आप सुनिए, नहीं, आपका दावा नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। और बाकायदा शिवराज जी ने अपनी सारी योजनाओं का उल्लेख किया, प्रधानमंत्री जी ने जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उसकी पूरी योजनाओं का उल्लेख किया वहां पर, और सारी चीज चर्चा की। खैर, मैं दूसरी बात और भी ऐड करना चाहता हूं। आप शायद मेरी बात समझ नहीं पा रहे के शर्मा, हो सकता है मैं आपको अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मैं आपको फिर से समझा देता हूं, मेरे पास समय है, मैं आपको समझा देता हूं। डबल इंजन का मतलब क्या होता है? एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार, यही होता है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो जब आप मंच से डबल इंजन की सरकार गिना रहे हैं, तो आप केवल एक ही इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, एक ही सरकार की योजनाओं की बात करेंगे, केंद्र की योजनाएं गिनाएंगे, आप दूसरे इंजन की बात नहीं करेंगे, दूसरे इंजन का नाम नहीं लेंगे, दूसरे इंजन की योजनाएं नहीं गिनाएंगे। मैं एक बात सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, डबल इंजन का शायद आप उचित रूप से नहीं समझ पा रहे। डबल इंजन का मतलब जो केंद्र की योजना है उसको राज्य ने किस लेवल पर लागू किया है, केंद्र की योजना को राज्य में लागू करके राज्य की जनता को लाभ देना। इसीलिए मैं आपको गिनाना चाहता हूं कि आज 44 लाख यदि पक्के मकान किसी को दिए हैं तो केंद्र की योजना है, उसको राज्य सरकार ने अपने यहां मध्य प्रदेश में लागू किया ना। आज 12,000 रुपए यहां किसानों को जो है हर उसमें 12,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ये 12,000 रुपए साल भर में केंद्र का भी है और राज्य का भी है। इसके बाद 82 लाख जो सिलेंडर यहां पर बटे हैं, ये केंद्र की योजना है, उसको राज्य ने यहां पर लागू। डबल इंजन क्या होता है? डबल इंजन यही तो होता है ना कि केंद्र की योजनाओं को राज्य में जो है उनको इंप्लीमेंट करके जनता को लाभान्वित किया जाए। और रवि जी, आप झूठे मूठे गिन रहे हैं, आपके नेता ने झूठे बोल दिया, शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ओके, ये किसकी योजना है? ये देखिए रवि कितना मुस्कुरा रहे हैं। रवि जी हंस क्यों रहे हैं? अरे आप आश्चर्य, मुझे आश्चर्य है आप इस पर विषय बना रहे हैं कि उन्होंने किसका नाम लिया। सर हमने क्या, ये तो सबने विषय बना दिया, ये तो विषय कल से बना हुआ है, ये तो विषय कल से बना हुआ है, कांग्रेस ने इसको विषय बना दिया। बताइए रवि जी, थोड़ा सा गौरव जी, एक मिनट रवि जी बोल रहे सर, फिर आता हूं आपके पास। रवि जी बोलिए। देखिए कांग्रेस, आता हूं के शर्मा, आप भी बोलिएगा। एक मिनट सर, एक बात उसके बाद बोलिए। अच्छा एक मिनट रुकिए रवि जी ऐसे नहीं, रुकिए के शर्मा, जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। मैं केवल इतना एक कहना चाहता हूं कि आपने अभी कहा, मैंने अभी कांग्रेस के जो नेता बैठे हैं उनसे कहा कि आप 7 नाम गिना दीजिए।
7 नाम पहुंचते पहुंचते रवि सक्सेना जी 7 नाम नहीं गिना पाए, अंत में उनको अपना नाम लेना पड़ गया। इनके पास यहाँ पर आज मध्य प्रदेश में हालात ये हैं कि 7 नाम भी ये नहीं गिना पा रहे हैं। और मैंने पूछा था कि वो 7 जो हमारे सांसद मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रजातांत्रिक पार्टी जो मंत्री है, उस लेवल का कोई व्यक्ति आपके पास है यहाँ पर? अरे गोविंद सिंह जी का नाम भी है जो हमारे नहीं बढ़ा सकते क्या? आपके पास तो आप नेता की आफत पड़ी हुई है, नेता तक नहीं है यहाँ पर। एक कमलनाथ और छोड़ दे दिग्विजय सिंह को, तो कोई नेता का नाम नहीं बता पा रहे। आपको कितने नाम गिनाऊं मैं? आपके पास तो नाम ही नहीं है। आप तो भारतीय जनता पार्टी जो है, अरे क्या है जिनका नाम गिना रहे हैं ये लोग, क्या है ये तो बताइए। पार्टी हो गई है, आपके पास तो नेता ही नहीं बचे, ये आपके पास तो सेकंड लाइन है नहीं, क्या रहे? इसीलिए आप इस तरह का यहाँ पर लाभ कर रहे हैं, अनर्गल पर लाभ कर रहे हैं। ये नेता बता दो, वो नेता बता दो। आप अपना अरे परिचय बताइए, नेताओं की कोई कमी है कांग्रेस पार्टी के पास? कब सांसद रहे? कोई कमी नहीं। नेताओं के पास सांसद और मंत्री रहे ये बता दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। नहीं कोई कमी नहीं, ना बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है, कमी तो कोई नहीं नेताओं की। तो मैं ये पूछ रहा हूं, आप अपना ही परिचय दे। लेकिन जिताने वाले कितने नेता है, सवाल तो ये है। लेकिन रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए। क्या सिंगल इंजन से ही, वारिस पठान ध्यान से सुनिए, क्या सिंगल इंजन से ही अब ये पूरे चुनाव को हम देखेंगे चलते हुए? क्या सिंगल इंजन ही चलेगा? गौरव, मेरा अवसर तो मैं आ रहा हूं रवि जी, आपको दिया, आप उनके साथ बात करने लग गए, आप लड़ने लग गए उनसे। मैं तो आपको बोलने को बोल रहा था। मेरा अवसर अभी रुकिए, आ रहा हूं, अभी समय मिलेगा तो मैं आपके पास फिर से आऊंगा। वारिस पठान बोल रहे हैं। अरे रवि साहब, आप तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड सीएम के उम्मीदवार बन गए हो। मेरा ऑल द बेस्ट टू यू। आप जरा खामोश रहिए, मेरी बात बोलने का मौका दीजिए। गौरव भाई, अभी तो आपने खाली मोदी की सिंगल सरकार, डबल सरकार, सबके काम बता दिए, लेकिन असल काम तो बताना ही भूल गए बीजेपी का, कि बीजेपी ने जो चुनाव की तैयारी तो पूरी तरह शुरू कर दी है, मगर मेन एजेंडा तो अपने बीजेपी का बताया नहीं। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण शुरू कर दिया है मोदी ने और उनके एमपीओ ने, तो पूरे देश ने देख लिया। अब पार्लियामेंट के अंदर ही आपने नहीं देखा किस तरह से मोदी ने अपना नया खेल खेल दिया। एमपी को बोल दिया बिंदास मुसलमान को गाली बकिए, मुसलमान को गाली दो, इस्लाम को बदनाम करो, इस्लाम को गाली दो, चुनाव जीतो, सत्ता हासिल करो। ये तो आप मेन एजेंडा बता ही नहीं रहे हो बीजेपी का, जिसके अंदर वो मास्टर है, और उसी एजेंडा के ऊपर तो पूरे देश को लेके जा रही है। किस तरह से वहां पर खड़े होकर एक कौम के, भले ही देखो अगर उसने कुछ कहा था बीएसपी के एमपी ने, तो आप बीएसपी को गाली बकते, मायावती को कुछ बोलते, मगर वहां खड़े रहकर उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूरी मुसलमान समाज को गाली बकी। साफ बात यह है कि मोदी की इजाजत के बिना क्या इस तरह की कोई गालियां बक सकता है पार्लियामेंट में, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पीछे 2 पूर्व मंत्री बैठ के हंस रहे हैं, हर्षवर्धन जी, प्रसाद जी, दोनों बैठ के हंस रहे, वाह तूने काम कर दिया, पोलराइजेशन का अच्छा काम हो गया, तो जीत जाएंगे यहाँ पर। तो ये पोलराइजेशन का उसको सपोर्टिंग भी कर रहे, आज तक उसको सस्पेंड नहीं किया। गौरव भाई, आप भूल जाइए कि उसको कभी सस्पेंड भी करेंगे, क्योंकि ये तो एक रणनीति का ही हिस्सा है कि इसी तरह की रणनीति करके, पोलराइजेशन करके सत्ता हासिल करना है। 2 से लेके 350 क्रॉस कैसा किया बीजेपी ने? क्या इस तरह किया, सिंगल इंजन डबल इंजन बजा के किया? नहीं, इसी तरह गाय गंगा दंगा, मंदिर, मुसलमानों को गाली, इस्लाम को गाली, बदनाम, पोलराइजेशन करो, हिंदू वोट अपना खींचो और सत्ता की कुर्सी हासिल करो। मगर अब देश की जनता समझदार हो गई है। अब देश की जनता इस तरह की ढकोसलेबाजी पे नहीं जाएगी। सबने एक सुर में खड़े होकर जनता सब जानती है ये पोलराइजेशन नहीं चलेगा। अब हमको विकास चाहिए, सबका साथ सबका विकास होगा। अगर डेवलपमेंट होगा, महंगाई दर नीचे आएगा, लोगों को जो बेरोजगार युवा घूम रहा है उसको जो रोजगार देगा, उसी के साथ जनता जाएगी। और तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तो इंडिया वाले भी कर रहे हैं, कह रहे हैं सब साथ में लड़ेंगे। इधर हो रहा है। लेकिन रुकिए वारिस पठान, रुकिए। रवि सक्सेना बताएंगे ना, अब आप इंडिया के प्रवक्ता आप भी हैं, आप ही बोल देंगे। रवि जी को तो बोलने दीजिए। रवि सक्सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम फेस है, यह कहा है पूर्व मंत्री और बीजेपी की नेता इमरती देवी ने। तो अगर वो सीएम फेस है तो आपके पास उस सीएम फेस की कोई काट है? कोई है नेता जो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके? बताइए। निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी। मोदी की कमलनाथ जी जो हैं वो 8 बार के सांसद हैं और अभी हमारे प्रदेश में प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से उनसे बड़ा चेहरा अभी हमारे पास कोई और है नहीं। और मोदी जी का चेहरा तो इनको इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है।
झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, जुमलेबाजी करो, घोषणाएं करो। 22,587 घोषणाएं कर दी इस 18 साल के अंदर, और 587 घोषणाएं भी आज तक पूरी नहीं हुई है। इससे बड़ा कोई झूठ और प्रपंच हो सकता है? 4 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया, आज ही 4,000 करोड़ का कर्जा लिया है। और इवेंट कर दो, प्रधानमंत्री जी को बुला लो, अमित शाह जी को बुला लो, नड्डा जी को बुला लो, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर दो। ये अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, मुझे तो लगता था रवि भाई सुनिए, रवि भाई मुझे तो लगता था कि कांग्रेस के लिए मोदी की काट राहुल गांधी है। आज आपने कमलनाथ का नाम लिया है, ठीक है, वो आप बताएंगे उस पे। लेकिन के शर्मा, ओके, वेट, आई एम कमिंग टू यू, होल्ड ऑन, मैं आऊंगा। गौरव जी प्लीज, आप मिसकोट मत कीजिए। आपने मध्य प्रदेश के बारे में बात की, इमरती ने मध्य प्रदेश के बारे में बात की, और मैंने कहा है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में। अरे तो राहुल गांधी प्रचार करने नहीं आएंगे क्या मध्य प्रदेश में? है माननीय राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रचार करने नहीं आएंगे क्या, आप ये बोल रहे हैं? मैंने केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बात कही है। मैंने भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही पूछा है सर। आपका संदर्भ भी समझ में आ गया और आपका जवाब भी समझ में आ गया। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मैं क्लैरिटी के लिए के शर्मा के पास जाऊंगा। के शर्मा एक क्लैरिटी दीजिए, और बहुत जरूरी है, और बहुत साफ शब्दों में देंगे तो ज्यादा होगा, मदद होगी हमारे दर्शकों के लिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सीएम फेस हैं, मध्य प्रदेश में 7 सीएम फेस हैं, या मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इकलौता फेस है जिन पर बीजेपी चुनाव में जाएगी? गौरव भाई, सीएम पद का निर्णय हमारे यहाँ उसका सिस्टम है, संसदीय जो हमारी कमेटी है वो करती है। लेकिन वर्तमान में ये सच है कि शिवराज सिंह चौहान जी आज वर्तमान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए सीएम हैं। बाकी मैंने आपको बहुत स्पष्टता से कहा कि चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड फैसला करती है, वो फैसला आएगा, उसमें क्या अंतर है? तो इसको लेके कोई परेशानी नहीं है। नहीं, परेशानी है, समझ में अभी भी नहीं आया। चुनाव में फेस होंगे शिवराज सिंह चौहान या नहीं? क्या अभी 3 चुनाव तो आपने शिवराज जी के फेस पे लड़े। आज उन्होंने थैंक यू मीटिंग कर ली है अधिकारियों के साथ, थैंक यू मीटिंग कर ली है आज उन्होंने। रुकिए रवि सक्सेना, रुकिए। शिवराज सिंह चौहान ने आज थैंक यू मीटिंग कर ली अधिकारियों के साथ। ऐसा है गौरव जी, नहीं थैंक यू मीटिंग, गौरव जी आपको समझना चाहिए कि जब चुनाव प्रारंभ होता है तो सरकार की एक बैठक होती है, वो बैठक उन्होंने की है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो कह दें कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़वाएंगे, बात जो है कहीं ऐसा तो नहीं है वो कह दें शिवराज जी आज मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़वाऊंगा।